तो अपन कोलिजन के क्वेश्चंस सॉल्व करना सीख रहे थे। बेसिकली अपन ने दो चीजें सीखी थी कि दो इक्वेशंस यूज की जाती हैं, एक मोमेंटम की और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। सारे क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड हुए थे, है ना। मतलब ढंग से लिखना होता है। अभी अपन क्या सीख रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम ही लाइन होती है ना। तो अपन ने इन जनरल ई की जनरल वैल्यू लेके दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेके कुछ सवाल सॉल्व भी किए थे, है ना। कुछ और टाइप के सवाल इसी में सीखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालेंगे उनको ध्यान रखने के लिए, और फिर अपन आगे चलेंगे। जैसे सबसे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे लेता हूं जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के। किसके? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर क्या होता है, E इक्वल टू जीरो होता है। E इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू जीरो। सेपरेशन कोलिजन के बाद होता था, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि दोनों बॉडीज जो कोलिजन के पहले चल रही थी, मान लो ये U1 से आ रहा था, ये U2 से आ रहा था, है ना। और ऑब्वियस सी बात है टक्कर हुई होगी, मतलब U1 की वैल्यू U2 से ज्यादा हुई होगी। आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी स्टिक हो गई होगी, है ना। और ये दोनों किसी V कॉमन से जा रही होगी, मतलब मैंने जो थर्ड स्टेप बताई थी, थर्ड स्टेप पे मोशन फिनिश हो गई और दोनों एक साथ V सेपरेशन जीरो है, मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम है ना। तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो V सेपरेशन जीरो का मतलब बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर, both bodies stick together and move with same velocity and move with same velocity। इसमें एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही सही। तो इसको पहचानते कैसे हैं, या तो E इक्वल टू जीरो दिया होगा, या आपके पास लिखा होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, या फिर ऐसा लिखा होगा कि आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज स्टिक टुगेदर। तो इसका मतलब भी वो E इक्वल टू जीरो वाला ही केस है। तो सोच के देखो, जब E इक्वल टू जीरो है और हमें ऑलरेडी पता है कि बाद में साथ साथ मूव होंगे, तो देर इज नो नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वेशन को लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। सिंपली अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल दूं कि दो बॉडीज थे, इसका मास m था, इसका मास 2m था, ये इधर की तरफ u वेलोसिटी से आ रहा था और E इक्वल टू जीरो है। मैं आपसे पूछूं फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अच्छा, इसमें एक की वेलोसिटी पूछी जाने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो अपन सिंपल जानते हैं कि कोलिजन होने के बाद क्या होगा, दोनों बॉडीज स्टिक हो जाएगी और दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी v से जा रही होगी। तो मैं सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो क्या लिखोगे, m इंटू यू इज इक्वल टू 3m इंटू वी, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू u बाई 3, खत्म। और ये दोनों राइट साइड जा रहे होंगे u बाई 3 वेलोसिटीज। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं फाइंड लॉस इन एनर्जी, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ निकाल लेंगे। डेल्टा के इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ m u स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो हाफ इंटू 3m इंटू यू बाई 3 स्क्वायर। कितना आया, हाफ m u स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 6। कितना आ रहा है ये,
6 एलसीएम आ गया तो 3 माइनस 1 2, 2/6 मतलब 1/3. दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, 1/3 mu स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, इस तरीके से जो अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्रू वेलोसिटी निकाली है ना, आप सोच के देखो ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और यही इसके सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी है. अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूं तो कैसे निकालोगे, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2. ये भी क्या आ जाएगा, u/3. तो ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है ना. सोच के देखिए, दिस सिचुएशन इज कंपेरेबल टू ये स्प्रिंग वाला जो सिस्टम था, जब ये दोनों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से जाते थे, है ना. तो इस टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एनर्जी इन स्प्रिंग और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती थी. कितनी होती थी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम. और उसको अपन कैसे निकालते थे, याद करो वहां पे लॉस एंड काइनेटिक एनर्जी को सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अपन कैसे निकालते थे. तो आप कहते थे हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर. याद आ रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होता था, और म्यू क्या होता था दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. यहां भी देखो यही आएगा, m और 2m है तो म्यू निकाल रहा हूं. म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास, 2m इंटू m अपॉन 3m. दिस इज 2m/3. रख दो वैल्यूज, हाफ 2m/3 इंटू v रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, u के बराबर, इंटू u स्क्वायर. कितना आ रहा है, mu²/3. तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर जो एनर्जी लॉस होता है उसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी. तो आप इसको इन जनरल ऐसे लिख सकते हो, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी इक्वल टू हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल उसी एनालॉजी से, क्योंकि एक ही जैसी चीज वहां भी हो रही थी. वहां भी क्या हो रहा था जब अपने निकाला था कि दो चीजें लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी टोटल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो हम जब सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में बैठ जाते थे तो इस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 होती थी, और वो ये टर्म आई थी अपनी सॉल्व होके. तो आप इसको वहां से कंपेयर करके देखना चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, अदरवाइज ये मेथड तो बेटा आप जानते ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना. अगर आप याद नहीं करना चाहते हो तो ये बेसिक सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए, है ना. सिंपल सा कि बात की स्पीड निकाल लेंगे और लॉस माइनस करके निकाल लेंगे. हाँ, कई बार कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया ना, तो उसमें ये चीज पता होने से अपन बच सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने से अपन बच सकते हैं कि अगर ये चीज अपने को पता है कि मैक्सिमम लॉस यही आता है, वहां भी यही आता था, यहाँ भी यही आता है, तो इसलिए मैंने तरीके से आपको बता दिया एक्स्ट्रा. सो दिस इज अबाउट परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन. बहुत ही आसान होता है, सिंपल, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और दोनों बॉडीज साथ साथ सेम वेलोसिटी से मूव करती है ना. और क्वेश्चन को सिंपली अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां से वी सेपरेशन 0 ऑलरेडी पता होता है. ठीक. सो दिस वाज अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. जो भी एनर्जी कोलिजन के ड्यूरिंग लॉस होती है वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है. नेक्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन. ये सब आप जानते हो ऑलरेडी, बस अपन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख लेते हैं, कई बार काम आ जाते हैं. इलास्टिक कोलिजन मतलब ई की वैल्यू 1 लेनी है. ई की वैल्यू क्या लेनी है, 1. ये अपने को अच्छे से सॉल्व करना आता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है अपने को. इसमें एक स्पेसिफिक केस है, उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, या आप चाहो तो मैं इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक सी बातें लिख देता हूं कि आप इसमें जानते हो, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इंप्लाइज वी कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन. हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना. वी कैन यूज मोमेंटम कंजर्वेशन, वी कैन यूज
मोमेंटम कंजर्वेशन, और हम E की इक्वेशन लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, ना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चीजें इक्वल आएगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कभी इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ तो हम उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इन जनरल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया ऐसा केस दिया हुआ हो कि ये m1 है, ये m2 है, ये इधर u स्पीड से आ रहा था, तो कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड कैसे निकालोगे? सिंपल सा क्वेश्चन कल आपने खूब सारे सॉल्व किए, तो मान लेंगे ये v1 है और मान लेंगे ये v2 है। दो इक्वेशन लिखेंगे, पहली इक्वेशन m1u इज इक्वल टू m1v1 plus m2v2, this is first equation. Second equation is E equal to 1 equal to velocity of separation upon velocity of approach. तो यहाँ से v2 minus v1 is equal to u आ गया इस केस में। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत लोग, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत लोग क्या करते हैं कि इनके रिजल्ट्स को ना फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखते हैं, है ना, कि इसको, इसकी स्पीड u1 u2, मैं भी आपको वो रिजल्ट निकलवा सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ याद रख लो, एक लेंथी सा फॉर्मूला आएगा v1 v2 कैलकुलेट करने के लिए। बट मैं ऐसी कोई भी चीज आपको याद रखना रिकमेंड नहीं करूंगा जो याद रहे ही ना। भाई अगर मैं तुम्हें इतना बड़ा सा फॉर्मूला भी लिख के दे दूं, है ना, और मैं कहूँ इसको याद रखो, तो क्या आप उसको आईआईटी के एग्जाम तक याद रख पाओगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि याद रखने को बहुत कुछ है, ऑलरेडी केमिस्ट्री में बहुत कुछ है, तो मैं यहाँ आपको याद क्यों करवाऊं, पहली बात। दूसरी बात, आईआईटी एडवांस के अंदर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो वो याद करके आपका हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, आईआईटी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछती नहीं है ना। तो याद करके फायदा क्या होगा कि अभी जब आप अपना पैकेज सॉल्व करने बैठोगे तो दो चार सवाल आपसे कंपैरेटिवली तेज हो जाएंगे। मतलब मेरे मेथड से जाओगे तो आपको बार बार ये दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। बहुत जगहों पे आप देखोगे तो लोग सीधा वो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उससे दोनों आंसर v1 v2 के एक स्टेप में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो फॉर्मूला याद किया है। बट क्या आप वो याद रख पाओगे आगे? आंसर है नहीं, है ना। वो फॉर्मूला याद रखना इतना आसान नहीं है, और उस फॉर्मूले को याद रखा और मान लो एक प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो गई ना, तो सारी मेहनत गई। ठीक, तो इसलिए अब मैं उसको याद रखना इन जनरल रिकमेंड नहीं करता हूं। आपको तो मेथड पता होना चाहिए कि दो इक्वेशन लगानी होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की और मोमेंटम कंजर्वेशन की, और अपने को कुछ याद नहीं रखना, है ना। जो एक दो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि इन इलास्टिक कोलिजन के बाद, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के बाद बॉडी स्टिक हो जाती है और साथ साथ चलती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कभी ये याद रहे तो जीवन आसान रहता है ना। बाकी बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपन फिजिक्स सीख रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं कि अपन खूब सारी चीजें याद याद रखें, हर चीज को समझा जा सकता है। और दूसरा, अपनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इन चीजों को याद रखना, खासकर मैकेनिक्स में, ठीक है। अब इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होता है, या ये जो अपन E=1 का केस सीख रहे हैं, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जो अपने जीवन में बहुत काम आता है। वो केस क्या है समझना। वो केस ये है बेटा कि मान लो ये दो बॉडीज हैं, दोनों के मास इक्वल है, ये जा रहा था U1 से, ये जा रहा था U2 से, है ना। इस बॉडी के नाम है 1 और 2, दोनों के मास सेम है ना, और E=1 है, और आपको यहां पे दे रखा है कि ऑब्वियस सी बात है U1 इज ग्रेटर देन U2, दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब इक्वल मास है, इक्वल मास एंड इलास्टिक कोलिजन। इक्वल मास के बीच इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी आफ्टर कोलिजन। बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ी काम की चीज है, और इसका आंसर याद रखना बहुत आसान है। आंसर नहीं, वो रिजल्ट ही है। तो देखना ध्यान से, अपने को तो पहले फंडामेंटल क्या आता है, दो इक्वेशन लिखना, है ना। तो मुझे तो कुछ कुछ और नहीं पता, मैं तो फटाफट लिख लूंगा कि ये m है और ये m है, इसकी स्पीड कुछ v2 हो गई, टक्कर के बाद इसकी स्पीड v1 हो गई, है ना। सबसे पहले मैं मोमेंटम की इक्वेशन लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा m इंटू u1 प्लस m इंटू u2 इज इक्वल टू m इंटू v1
प्लस m इंटू वी टू। ये सॉल्व होकर यहाँ से पहली इक्वेशन बन रही है v1 प्लस वी टू इज इक्वल टू u1 प्लस u2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की होती है, e इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब u1 माइनस u2। इससे आप लिखोगे तो इससे इक्वेशन बनेगी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करके देखो क्या हो रहा है। दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो v1 कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके बचेगा 2v2 इज इक्वल टू राइट साइड u2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2u1। इसका मतलब v2 इज इक्वल टू u1, v2 u1 के इक्वल आएगा एंड v1 इज इक्वल टू u2। मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। क्या हो गया? वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। ये अब u2 से जाएगा और ये अब u1 से जाएगा, है ना। तो क्या होता है अगर इक्वल मासेस में इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो तो, और अपन अभी हेड ऑन की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज मतलब इसकी वेलोसिटी उसको और उसकी वेलोसिटी उसको, और मैं कह रहा हूं वेलोसिटी एक्सचेंज होती है मतलब डायरेक्शन के साथ। So in case of elastic collision in equal masses, velocity gets exchanged. तो अगर हमें ये फैक्ट ध्यान रहता है तो क्या होता है ना, बहुत सारे सवालों में इक्वल मास का इलास्टिक कोलिजन दिया होता है तो हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम सीधा वेलोसिटी एक्सचेंज कर देंगे। देखो v2 इज इक्वल टू u1 और v1 इज इक्वल टू u2, इसका मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। मतलब पता है क्या दिखेगा, जरा फील करना। तुम मतलब मान लो सामने ये मूवी देख रहे हो, है ना, कि ये पार्टिकल वन वाला पार्टिकल इसके सामने आ रहा है, एक दोनों पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे हैं। ये इसकी तरफ आ रहा था u1 से, ये इसकी तरफ जा रहा था u2 से, दोनों ऐसे जा रहे थे। तुमने आंखें बंद की, है ना, सोचना, आंखें बंद की टक्कर हुई और तुमने आंखें खोली, तुम्हें आंखें खुलने के बाद दिखेगा कि ये वाला u1 से जा रहा है, ये वाला u2 से जा रहा है। अच्छा अगर सोच के देखो क्या दिखेगा, कि अगर तुम्हें ये नहीं पता है ना, कि ये दोनों मासेस डिफरेंट है, मतलब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा ना कि ये इसको क्रॉस करके निकल गया। सोच के देखो, तुम्हें ऐसा दिखेगा कि ये आ रहा था, इसको क्रॉस करके निकल गया, मतलब ये u1 से आ रहा था, ये u1 से आगे निकल गया और ये एज इट इज जा रहा है u2 से। ठीक है, तो ऐसा फील होगा कि इसको क्रॉस करके निकल गया, और एक्चुअली क्रॉस करके जाता नहीं है बल्कि वेलोसिटी एक्सचेंज होती है। दिस इज इलास्टिक कोलिजन ऑफ इक्वल मास। कोई डाउट किसी को इस बात में? वो क्रॉस जो करने वाली बात बोली वो कोई फैक्ट नहीं है, वो ऐसे ही विजुअलाइजेशन में दिखता है ऐसा बहुत बार। तो ऐसे बातें हैं, कोई फिजिक्स नहीं है उसमें। कोई दिक्कत इसमें किसी को कि इक्वल मास में जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद रखेंगे क्योंकि याद रखना सिंपल भी है, याद रहेगा भी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वैसी चीजें याद रखेंगे जो एग्जाम तक याद रख पाए। जैसे देखना इसका एग्जाम्पल, इससे जीवन कितना आसान हो जाएगा। मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ हो कि ये दो बॉडीज हैं, ये भी 4 kg की बॉडी है, ये भी 4 kg की बॉडी है। ये इस तरफ आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से और ये इस तरफ जा रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, और E इक्वल टू 1 है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, है ना? तो हमें पता है क्या होगा, है ना, फटाफट ड्रॉ कर लेंगे। 4 kg और 4 kg, है ना, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। नाम दे लो इसके 1 2, इसके भी 1 2। तो 4 kg के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज होना मतलब इसकी 10 थी, इसकी 5 थी, इसको 5 इधर मिल जाएगी और इसको 10 इधर मिल जाएगी, हो गई वेलोसिटी एक्सचेंज। ये सीधा ही लिख सकते हैं, कुछ भी इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये रिजल्ट सॉल्व करके ही लाए थे। देखो सब कुछ वैलिड है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी वैलिड है, वो भी लग के यही आंसर आएगा। ई भी वैलिड है, एनर्जी भी कंजर्व है ना। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। क्या हो गई? वेलोसिटी एक्सचेंज्ड, है ना। तो इस बात को अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इक्वल मासेस, इक्वल मास इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इक्वल masses, velocity is exchanged
along लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, क्योंकि ये हेड ऑन सीख रहे हैं तो इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ही हो रहा है। आगे ऑब्लिक सीखेंगे तो उसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ऐसा होगा। तो ये चीज ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि अगर इक्वल मास के बीच इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। जैसे पता है, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल बनाता हूँ। मान लो एक बॉडी नहीं, खूब सारी बॉडीज हैं, है ना, 1 2 3 4, है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना, और ये इधर यू से आ रहा था, बाकी सब रुके हुए थे, है ना, और E इक्वल टू 1 है फॉर ऑल कोलिजन्स। हर कोलिजन के लिए E इक्वल टू 1 है। तो बताए फाइनली क्या होगा? फाइनली सुनना, ए और बी की टक्कर होगी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ए रुक जाएगा और बी जाएगा यू से। फिर बी और सी की टक्कर होगी तो बी रुक जाएगा और सी जाएगा यू से। फिर सी और डी की टक्कर होगी तो सी रुक जाएगा और फिर डी आगे चल देगा। ये होगा, ऐसा होगा। सोच के देखो क्या हुआ, ए और बी की टक्कर हुई, ये रुका हुआ था, ये जा रहा था, वेलोसिटी एक्सचेंज हुई, तो ए रुक जाएगा और बी जाएगा यू से। ए रुक गया और बी आगे चला यू से। फिर बी आगे चला, उसको सी मिला, बी और सी के बीच टक्कर हुई, बी रुक गया और सी आगे चला गया। फिर सी और डी के बीच टक्कर हुई, सी रुक गया और डी आगे चला गया, है ना। सब आइडेंटिकल बॉडीज है। कैसी बॉडीज हैं? आइडेंटिकल बॉडीज। तो फाइनली क्या होगा, ए यहाँ रुका रहेगा, बी यहाँ, सी यहाँ और डी फाइनली आगे चला जाएगा। तो ऐसा दिखेगा कि ये तो बॉडी आई और चली गई, मतलब एक्चुअली ए ने बी को ट्रांसफर किया पूरा मोमेंटम, बी ने सी को, सी ने डी को। इसकी वेलोसिटी 0 थी पहले, इसकी भी 0 थी, इसकी भी 0 थी, तो इसकी 0 हो गई और वो आगे चला गया, है ना। तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे आपने एक टॉय देखा होगा, देखा है क्या? है ना। ये सारे बॉल एक जैसे हैं, ठीक है। और मैं इसको इधर लेफ्ट की तरफ लेके आया, ए, है ना, ये ए था, मैं उसको लेफ्ट की तरफ लेके गया थीटा एंगल से, उसको रिलीज किया। इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है, इसका नाम जी है ना। तो मैं ए को यहां से लेफ्ट में ले जाके गया और इसको मैंने रिलीज किया, ए को ही लेफ्ट की तरफ ले गया और रिलीज किया। क्या होगा? ए बी को टक्कर मारेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, एफ जी को, सब इक्वल मास है। तो फाइनली क्या होगा, बाकी सब तो रुके ही रहेंगे, सिर्फ जी बाहर आएगा, थीटा एंगल तक। मतलब ये चारों विल रिमेन एज इट इज, विल रिमेन एट रेस्ट। यहां से ए को एंटर कराया, यहां से जी बाहर जाएगा, फिर वापस आएगा, यहां से जी एंटर होगा और ए बाहर जाएगा, सिर्फ साइड वाले दोनों बाहर जाएंगे। वैसे ही मान लो मैं ए और बी को खींचता हूं, सुनना, अभी सिर्फ ए को खींचा था तो ए और जी इंटरचेंज हो रहे थे। मान लो मैं ए और बी को एक साथ लेके जाऊं और यहां से रिलीज करूं, तो ये टक्कर मारेगा, तो सी डी ई, तो यहां से दो लेके आए ना, तो यहां से दो बाहर जाएंगे, एफ और जी। ऐसे यहां से ए और बी आए, टक्कर मारा, रुक गए, एफ और जी बाहर गए, फिर एफ और जी वापस आए, टक्कर मारा, ए और बी बाहर गए। हो वही रहा है, इक्वल मास है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है। ए आया, ए के पास वेलोसिटी थी, बी रुका हुआ था, ए की वेलोसिटी बी को गई, बी की सी को, सी की डी को, डी की ई को, ई की एफ को, एफ की जी को, फिर जी बाहर आ गया, है ना। तो इस टाइप का सिस्टम अपने को मिल सकता है कि आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई एक बॉल बाहर निकाला तो बताओ उधर कितने बॉल बाहर निकलेंगे, दो बॉल बाहर निकाला तो कितने बॉल बाहर निकलेंगे। सिंपल इसी कंसेप्ट का यूज है कि वेलोसिटी एक्सचेंज होती है ना, इक्वल मास और
इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों कंडीशन होने चाहिए, इक्वल मास एंड इलास्टिक कोलिजन। देखो मैंने लिखा है आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इक्वल मासेस, दोनों कंडीशन हो तभी वेलोसिटी एक्सचेंज होती है, और एक्सचेंज का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। अगर सभी बॉल्स एक साथ लाकर रिलीज किया जाए तो बेटा सभी एक साथ रिलीज होंगे। ये सब एक साथ लेफ्ट में लाओगे, एक साथ ऐसे सबके सब भागते रहेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबके सब एक साथ भागते रहेंगे, टक्कर होगी नहीं ना, सब एक साथ भागते रहेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जो टक्कर होगी वो दिख नहीं रही होगी। चलिए, तो ये केस क्या सीख गए हम, इक्वल मासेस का इलास्टिक कोलिजन। याद रखना ये बड़े काम की चीज है, ये चीज है ना, ये ट्रिक टाइप की है, मतलब ट्रिक क्या, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है और मतलब बहुत जगह काम आ जाता है, तो ये सीधा अपन यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट आप कई जगह पे यूज किया करोगे, कोलिजन ऑफ अ लाइट बॉडी या एक लाइट ऑब्जेक्ट, कोलिजन ऑफ अ लाइट ऑब्जेक्ट विथ अ हेवी ऑब्जेक्ट, विथ अ हेवी ऑब्जेक्ट, एक लाइट ऑब्जेक्ट का हेवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन है ना। जैसे एग्जांपल, यहां से एक m मास की बॉडी आ रही हो u स्पीड से, और इधर से एक खूब हेवी मास आ रहा हो, v वेलोसिटी से, है ना। जमीन पे मान लो कोई ऐसा बहुत भारी सा बॉक्स आ रहा है और इसकी तरफ एक पार्टिकल जा रहा है u वेलोसिटी से, है ना, और e दिया हुआ है ना, ये बहुत ही हेवी है, मतलब आपसे दे रखा है कि कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। बताओ टक्कर के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा। कुछ एज्यूम करना चाहता हूं मैं, एक बेसिक सी चीज, मैं क्या मान सकता हूं, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि हैवी वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मान सकता हूं क्या मैं कि हैवी वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मानते हो। तो यही मानते हैं, यही मानते हैं कि हैवी वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एज इट इज रहती है ना। तो सॉल्यूशन में इसमें यही ध्यान रखना है कि हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनचेंज मानते हैं। we assume that we assume that velocity of heavy body remains unchanged, उसकी वेलोसिटी अनचेंज रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज तो होगा नो डाउट, बट वो इतना कम होगा, मतलब मान लो 10 था तो 9.999999 कुछ हो गया, तो वो इतना कम है कि अपन उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। तो अपन कोलिजन के बाद क्या मानेंगे, तो अपन कोलिजन के बाद मानेंगे कि ये जो हेवी बॉडी थी ये तो एज इट इज इधर की तरफ ही आ रही है v से, अभी भी लाइट बॉडी जो है वो टक्कर होकर कुछ अब इधर जा रही है, कुछ v1 से, है ना। दिस इज आफ्टर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले ये कहानी थी, वो u से आ रहा था, ये v से आ रहा था, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद वो तो v से ही जाता रह गया, दिस रिमेन्ड सेम, इसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आया, ये वापस चला गया v1 से टक्कर खा के। जरा मुझे सोच के बताइए, क्या मैं अब यहां से यहां मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकता हूं, क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकता हूं, जो मैंने एज्यूम किया है उस एजम्पशन के बेसिस पे क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकता हूं? अरे नहीं लिख सकता, लिख ही नहीं सकता, है ना, नहीं लिख सकता मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, क्योंकि आपने एज्यूम ही वही कर लिया है। देखो ध्यान से, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब, मोमेंटम सेम रहेगा। देखना, आपने जो एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग आपने कहा है कि इसकी वेलोसिटी सेम है ना, मतलब इसका मोमेंटम सेम है, और इसका मोमेंटम पहले इधर की तरफ था mu, और अब इस तरफ है mv1, है ना। तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहा? नहीं रहा ना। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने ये एज्यूम किया। क्या एक्चुअली में मोमेंटम कंजर्व रहेगा? आंसर है यस, एक्चुअली में मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
बट उसकी कैलकुलेशन इतनी प्रेसाइज है कि हम वो नहीं करना चाहते, अपन रफली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि v1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो ध्यान से, मैंने इसका मोमेंटम कांस्टेंट माना है, यही assumption है, we assume that velocity of every object remains same। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब इसका मोमेंटम भी सेम है। तो मतलब जो चीज मैंने एज्यूम कर ली है उसको तो मैं चेंज नहीं करूंगा ना, तो मैंने एज्यूम ही क्या किया है कि इसका मोमेंटम सेम रहता है। तो मोमेंटम सेम है और ये u से आया था और अब ये v1 से जा रहा है, तो वी कैन नॉट यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। याद करो ना वो केस जब हम एक बॉल को दीवार पे मारते थे, क्या हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते थे? नहीं, सेम ही केस है ना। दीवार मतलब बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है ना, क्या हम उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करते थे? नहीं, यहां भी नहीं करेंगे, है ना। तो एक ही क्वेश्चन बची, कौन सी? वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ ई। हम ई की इक्वेशन तो लिख सकते हैं, ई में कोई दिक्कत नहीं है, ई की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो ई क्या लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? ये v1 से जा रहा है, ये v से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v1 माइनस v। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये u से आ रहा था, ये v से आ रहा था, इज इक्वल टू v प्लस u। तो यहां से v1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? e इंटू वी प्लस यू प्लस वी। दिस इज वेलोसिटी। टक्कर के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी e इंटू वी प्लस यू प्लस वी। तो टक्कर के बाद ये तो एज इट इज जाता रहेगा और ये इतनी वेलोसिटी से वापस आएगा। वी कैन नॉट यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। और क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमने एज्यूम ही किया है कि उसका मोमेंटम एक बॉडी का सेम है और दूसरी बॉडी का चेंज हो रहा है ना। और ऐसा क्यों एज्यूम किया? ताकि कैलकुलेशन में बहुत फर्क ना पड़े। बेटा ये मास इतना ज्यादा है ना कि इसके मोमेंटम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसा एज्यूम किया गया। तो मतलब ऐसे सवाल में मास की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि हम सीधा ई की इक्वेशन लिख रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, आपको ये आंसर बताना है कि एक ऐसा कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और E इक्वल टू 1/2 दे रखा है ना। ये ब्लॉक है ना, और ये कोई हेवी मास है। तो आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? जल्दी बताइए। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। जल्दी सब लोग, कोई फॉर्मूले में वैल्यू मत रखना, बस आपको जो कंसेप्ट सिखाया है वो मान लो बाद की वेलोसिटी और ई की इक्वेशन लिखो। वापस कोई गलती से ये फॉर्मूला याद करने में मत लग जाना, क्योंकि फॉर्मूला याद रख नहीं पाओगे बहुत दिनों तक। इसलिए समझो, याद मत करो। जहां जो चीज याद करने की है मैं वो याद करने को बोल दूंगा। जैसे याद होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। हाँ, जिनका आंसर -8 है मतलब वो डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं, है ना। तो अपन मान लेंगे कि टक्कर के बाद ज्यादातर लोगों का आंसर सही है। जब तक मैं सॉल्व करूं ट्राई करें सबका आंसर आ जाए। ये इधर 2 से जा रहा है, ये इधर v से जा रहा है, तो मैं e की इक्वेशन लिखूंगा। e इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब v माइनस 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 12, है ना। तो यहां से आ रहा है v इज इक्वल टू 6 + 2 8 मीटर पर सेकेंड। तो इधर जा रहा होगा 8 मीटर पर सेकेंड से। इट्स वेलोसिटी विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। लगभग लोगों ने सही आंसर दे दिया था, ऑलमोस्ट सब नहीं, जितने 3 4 5 6 7 8 लोगों ने दिया था, है ना, सबके आंसर सही थे। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक हैवी वाले में हो जाएंगे। अगर हैवी ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर दी हो तो क्या याद रखना है इसमें, मतलब क्या ध्यान रखना है इसमें, क्या मानेंगे? और मानना लॉजिकल भी है कि हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
सिंपल ई की इक्वेशन लिखनी होती है, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद हेवी वाले की वेलोसिटी सेम मान लेंगे। ठीक, तो ये हेड ऑन कोलिजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ नए कंसेप्ट थे। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब लोगों को। IIT JEE 2010 में आया हुआ सवाल है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम है ना। A point mass of 1 kg collides elastically with a stationary point object of mass 5 kg. After their collision, the 1 kg mass reverses its direction and moves with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं आपको बताने हैं। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसको यूज करो। पहले की पेन चलाओ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, पेन चलाओ, लिखो चीजें। जो पहले का डायग्राम है, पहले की मोशन है वो मानो, जो बाद की मोशन है वो मानो, सॉल्व करो तो आंसर आता है, ऐसे नहीं आता भाई। जैसे मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ अभी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरे पास पहले 2 बॉडीज दे रखी थी, एक 5 kg की और एक 1 kg की। 1 kg वाले की वेलोसिटी नहीं दे रखी तो मैं u मान लूंगा, 5 kg वाला 0 रेस्ट पे था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 दे रखा है। टक्कर के बाद है ना, 1 kg वाले का बोला है कि ऑपोजिट में आ जाता है ये 2 से, और ये इधर जाएगा कुछ v वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी नहीं पता है, तो ये पहले और बाद के डायग्राम बनाए मैंने। ये पहले और बाद के डायग्राम है, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मैंने ये 2 डायग्राम बनाए हैं। दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ये क्वेश्चन में पहले और बाद के चित्र हैं। ये कंडीशन दी हुई है। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल दिखने चाहिए, तो मेरे पास 2 वेरिएबल है, मुझे u भी नहीं पता है और मुझे v भी नहीं पता है। तो मैं अब 2 इक्वेशन तो मैं जानता ही हूँ कि मैं कौन कौन सी इक्वेशन लिख सकता हूँ पहले तो, है ना। और इसमें तो अपन एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ी तो, वरना पहले तो मैं मोमेंटम की इक्वेशन लिख के देख लेता हूँ। कुछ लोग आंसर ए सी दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर ए डी दे रहे हैं, देख लेते हैं। तो अगर मोमेंटम की इक्वेशन लिखूं, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, तो वो इक्वेशन है u इज इक्वल टू 5v, इसका मोमेंटम -2। तो पहली इक्वेशन ये है, तो पहली इक्वेशन आई 5v माइनस u इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है E इज इक्वल टू 1, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब v प्लस 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो दूसरी इक्वेशन आ रही है v प्लस 2 इज इक्वल टू u, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है ना, u और v के बीच मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाँ, बहुत से लोगों का आंसर ए सी आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ए और सी सही होंगे आंसर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, है ना, कि u v प्लस यू की वैल्यू पता है, तो आप एक की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह रख दीजिए। तो क्या आ रहा है, 5v माइनस यू की वैल्यू v प्लस 2, v प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से आ रहा है अपने पास 4v इज इक्वल टू 4। तो यहां से v इज इक्वल टू आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू अगर रख दें तो u की वैल्यू आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे u और v पता चल गया, है ना। अब तो इसके हिसाब से मैं सब कुछ बता सकता हूँ कि ये 3 से आ रहा था और ये जा रहा है 1 से। ये मुझे पता चल गया मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन में। तो पहला ऑप्शन है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3, सही बात है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो ए ऑप्शन सही है। अगला, मोमेंटम ऑफ 5 kg आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद 5 kg का मोमेंटम 5 आना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना, तो आप सीधा VCM निकाल सकते हो, है ना। VCM क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सिर्फ एक के पास ही थी, पहले से निकाल लो बाद से निकाल लो, एक ही बात है।
तो मैं पहले से निकाल लेता हूं, तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 इज 6, ये 0 हो गया, ये आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज VCM। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ इनटू पूरे सिस्टम का मास 6 kg इंटू VCM स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर, है ना, यही तो पूछा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कितना आ गया 6/8, 3/4 मतलब 0.75 जूल, मतलब सी ऑप्शन सही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हाफ, किसी यहाँ तो यही है सिस्टम की एनर्जी, किसी एक से निकाल लो, तो जो फोर्थ पार्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है तो जो फर्स्ट पार्ट की एनर्जी है वही निकाल लो, तो हाफ इंटू एम इंटू कितने जरा था 3 से 3 स्क्वायर, सो इट इज 9/2, दैट इज 4.5 जूल। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी 4.5 जूल, 4 जूल दिया है मतलब गलत। इसका मतलब आंसर ए एंड सी सही है। अगर ए और सी मार्क करेंगे तो ही नंबर मिलेंगे, अगर मैंने गलती से डी मार्क किया, ए सी डी मार्क किया तो निगेटिव मार्किंग होती है। ए और सी मार्क किया है तो पूरे नंबर मिलेंगे, ए मार्क किया है और सी मार्क किया है, एक ही मार्क किया है तो पार्शियल मार्किंग होती है। और आपने एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, मतलब आपने आंसर ए बी सी मार्क किया या आपने आंसर ए सी डी मार्क किया तो -1 होता है या -2, जो भी नेगेटिव मार्किंग का स्कीम दी होती है। ज्यादातर लोगों ने सही सॉल्व किया था ए सी ए सी ए सी, है ना। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया ना, तो होमवर्क में भी जो भी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, चाहे बिगिनर्स बॉक्स में या एक्सरसाइज 1 में, अपने को ऐसे ही सॉल्व करने चाहिए। हर ऑप्शन का अपने पास लॉजिक होना चाहिए कि वो क्यों सही है और क्यों गलत है। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंपल 5 सवाल हैं इसमें, है ना। 5 क्वेश्चंस आपके सामने दे रखे हैं, पांचों क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने हैं। सी और ई पार्ट में जो इम्पल्स पूछे आपको सिर्फ उसकी वैल्यू बतानी है, दोनों पे सेम आता है, ऑपोजिट में आपको उसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको एक सिचुएशन दे रखी है और आपको पांचों केस सॉल्व करने हैं। आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए। चैट में आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। क्वेश्चन नोट करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्वेश्चन की जगह खाली छोड़ लीजिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नोट आप बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले पहले और बाद की कंडीशंस को ड्रॉ कीजिए कि फिजिकल सिचुएशन क्या है, पेन चलाइए, क्वेश्चन देखने से सॉल्व नहीं होता है। फिर जो चीजें आपको पता है उसको यूज कीजिए। ठीक है, जिनका हो गया आराम का है, बाकी लोग सॉल्व करें, तब तक मैं डायग्राम वायग्राम बना रहा हूँ क्या क्या दिया है क्वेश्चन को रीड करके। कोलिजन हो रहा है, 2 वाला 4 से आ रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये कहानी होगी। टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि ये इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। 4 स्पीड है 2 kg वाले की, 2 स्पीड है 4 kg वाले की, है ना, ऐसा दे रखा है। तो यहां से मुझे एक चीज तो दिख रही है, सिस्टम का मोमेंटम 0 है। टक्कर होने के बाद आफ्टर कोलाइडिंग 2 kg रिटर्न्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 kg वाला इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो 4 kg वाला इधर जा रहा होगा कुछ v वेलोसिटी से। तो ये आफ्टर कोलिजन है। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन यूज करूं तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो इनिशियल मोमेंटम 8 - 8 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा 4v, राइट का मोमेंटम माइनस लेफ्ट वाला, तो यहां से v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आफ्टर कोलिजन जो 1 की स्पीड है, इसकी स्पीड है, ये हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले का आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, ये दोनों की वेलोसिटीज पता चल गई, तो अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों दूर दूर जा रहे हैं, ये 1 से ये 2 से, तो इट इज 1 + 2 दैट इज 3। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पास आ रहे हैं 4 से और 2 से, तो 4 + 2, तो ये आ गया अपने पास 3/6 मतलब 1/2। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब अपने से जो इम्पल्स पूछा गया है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा, देखना ध्यान से। उसके लिए अपने को बीच की कहानी पता होनी चाहिए कि ये 2 kg वाला 4 से आ रहा था, ये 4 kg वाला 2 से आ रहा था। फाइनली ये 2 kg वाला इधर 2 से जा रहा था और ये 4 kg वाला इधर 1 से जा रहा था। मोमेंटम तो हमेशा 0 है, तो जो कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे जिस टाइम पे 2 और 4 वाले साथ साथ जा रहे होंगे, तो एक्चुअली उस टाइम पे कॉमन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। कैसे? वी कॉमन कैसे निकालते थे? वी कॉमन इज m1v1 प्लस m2v2 वेक्टर फॉर्म में अपॉन m1 प्लस m2। जब दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं, मोमेंटम ही 0 है, तो उस टाइम पे कॉमन वेलोसिटी 0 थी। मतलब जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था तब कॉमन वेलोसिटी 0 थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। मतलब जो भी एनर्जी थी सब कहाँ चले गई? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है। तो अपने से पूछा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन थर्ड क्वेश्चन में। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन किसी पे लिख दो, मान लो मैं 2 kg वाले पे लिख रहा हूं, तो इम्पल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यहां से यहां डिफॉर्मेशन की ड्यूरिंग। तो फाइनल मोमेंटम इज 0 और इनिशियल मोमेंटम इज -8, तो इट इज -8। मैं किस पे लिख रहा हूं? 2 kg वाले पे। उस पे लिखोगे तो +8 आ जाएगा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। इसका मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वही कहाँ गई है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और मैक्सिमम लॉस क्या हुआ कि भाई जो भी था उससे 0 हो गया। सो इट इज हाफ 2 × 4² प्लस हाफ 4 × 2²। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और मैक्सिमम वाले केस में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो यही यू मैक्सिमम आया। तो कितना आया? ये 16 प्लस 8, सो इट इज 24 जूल। यही टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन वापस मैं किस पे लिख रहा हूं? 2 kg वाले पे, कि 2 kg वाले की वेलोसिटी 0 से क्या हो गई? -2, तो फाइनल मोमेंटम -4 माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, सो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज -4। दिस इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, है ना। आप एक चीज और ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं 2 kg वाले पे इनका रेशियो लूं बेटा, दिस इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, दिस इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इन दोनों का रेशियो लो, रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन 1/2 आ रहा है, एंड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये अपन ने सीखा भी था, ई की डेफिनेशन इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये इसके पांचों पार्ट हैं, है ना। ऐसे अपन बता सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? हेड ऑन कोलिजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अपना चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस और करना है। ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छा सवाल है, 3 मिनट का टाइम है आपके पास, ये क्वेश्चन कीजिए, अच्छा सवाल है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जो इंफॉर्मेशन दी है उनको यूज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं,
तो आपको आंसर बताना आसान रहेगा। वैसे मुझे जितना याद है आंसर उसके अकॉर्डिंग शायद यही है आंसर इनमें से कुछ। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। On a frictionless surface, a ball of mass m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. The kinetic energy of the balls after collision is 3/4 of the original. Find the coefficient of restitution. सॉल्व करें, पहले बात का डायग्राम बनाएं, वेलोसिटीज लिखें, इक्वेशंस लिखें और देखिए क्या आ रहा है। अपने पास 3 वेरिएबल है, बाद की दोनों बॉडीज की वेलोसिटी और ई, तीनों वेरी, तो 3 इक्वेशन चाहिए। सॉल्व कीजिए। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पहले और बाद का डायग्राम बना देना। ये मान लिया v से आ रहा था, ये रेस्ट पे था, टक्कर हुई, टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटीज मान लेते हैं। मुझे अभी कुछ नहीं पता है, तो मैं इसकी वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी v2 मान लेता हूँ, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। तो अपने पास 3 वेरिएबल है, v1, v2 और e। सबसे पहले तो जो 2 इक्वेशन लिखते थे वो लिख लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो मोमेंटम की इक्वेशन है mv इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। तो यहाँ से मोमेंटम से इक्वेशन आ रही है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ से v1 माइनस v2 इज इक्वल टू ev आ रहा है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक काम कीजिए, पहले अपन v1 v2 को v की टर्म में लिख लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो v2 कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू आएगा ev प्लस v बाई 2, या मैं लिखूं तो ये लिखा हुआ है v इंटू ई प्लस 1 बाई 2। दिस इज v1। सिमिलरली अगर v2 निकालना चाहूं तो v2 विल बी v माइनस v1, है ना। वैल्यू रख दीजिए, तो v माइनस v1, v1 इज ev माइनस v बाय 2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास v इंटू 1 माइनस e बाई 2। दिस इज v2 एंड दिस इज v1। दोनों बॉडीज की बाद की वेलोसिटी मैंने लिख दी v1 v2 की टर्म में। अब क्या करेंगे, अब उन्होंने एक इंफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी के बारे में दी है ना, कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉल्स की वो 3/4 हो गई ओरिजिनल की। तो ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, बाद की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/4 इंटू पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। यहां से हाफ एम तो कैंसिल हो गया, तो यहां से पता चला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3v स्क्वायर बाय 4। दिस इज थर्ड इक्वेशन। आपको फर्स्ट सेकेंड से v1 v2 मालूम चला है, v1 v2 यहां रखिए और सॉल्व करके बताइए ई का आंसर क्या आ रहा है।
ये जो आपने हमने यहाँ v1 v2 कैलकुलेट किया है, इसको यहाँ रखिए और सॉल्व करके ई बताइए। v1 v2 कितने आए, v/2 e+1 और 1 माइनस ई करके ई बताइए। अब मुझे याद नहीं है ना कि वन ऑप्शन क्या था। याद नहीं है ना भाई। ये v/2 1 + e², सब लोग खुद सॉल्व करो। v²/4 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 1 + e का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये बचेगा 1 + e² प्लस 2e प्लस 1 + e² माइनस 2e इक्वल टू 3। 2e से 2e कैंसिल होगा, ये बचेगा अपने पास 2e² इज इक्वल टू 1। सो e इज इक्वल टू 1/√2। दिस इज द आंसर। This is the answer for coefficient of restitution 1/√2। मतलब 1/2 गलत था जो विकास आप कह रहे हो, है ना। आंसर क्या है, 1/√2। तो इस क्वेश्चन मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी दी हुई 3 इक्वेशंस को ही यूज किया है कि 3 इक्वेशन क्या क्या थी, मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और साथ में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं किया। एनर्जी की इंफॉर्मेशन को जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो यूज करी है। तो तीनों यूज करके अपन ने ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, सिंपल है ये, बट कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए सब लोग, आपने ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में भी किया है, ना किया हो तो अब कर लीजिए, कर सकते हैं। दो मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी सॉल्व कीजिए। जितने लोगों ने भी आंसर बताया उनके आंसर नहीं है, आंसर इज ए, आंसर इज ए, है ना। अच्छा देखो, मैं ना इसका आंसर बिना सॉल्व किए बता सकता हूं कि ए ही सही है। देखो होगा क्या, पहले पूरी कहानी समझते हैं कि होगा कि ए बी को टक्कर मारेगा। सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आंसर ऐसा गेस कर सकते हैं इस केस में। ए ने बी को टक्कर मारी, है ना, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है और ए और बी के मास इक्वल है ना। तो टक्कर के बाद क्या होगा, ए रुक जाएगा और बी इसकी तरफ जा रहा होगा वी वेलोसिटी से, और यहाँ आगे सी रखा होगा, इसका मास 4m है। अब सुनना ध्यान से, इनके बीच भी इलास्टिक कोलिजन होगा, ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना। जब इनकी आपस में टक्कर होगी तो टक्कर के बाद मान लेते हैं कि ये C जो है ये इधर V1 से जाएगा और ये इधर V2 से जाएगा, है ना। और फिर फाइनली B और A की फिर से टक्कर होगी, C तो इधर जाता रहेगा V1 से, ये रुक जाएगा और फाइनली ये इधर जाएगा V2 से। ये पूरी कहानी होगी, आप अगर सोच के देखो तो। इसने इसको टक्कर मारी, इक्वल मास, इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी एक्सचेंज हुई, ए रुक गया, बी आगे गया वी से। अब बी और सी की टक्कर हुई, तो बी और सी की टक्कर E = 1 तो है, लेकिन कोलिजन इलास्टिक है लेकिन मास इक्वल नहीं है, तो बाद में मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, है ना। और फिर ये तो ऐसे ही जाता रहेगा,
इसकी इससे टक्कर हुई वापस V2 वाले की A से, तो ये वापस रुक जाएगा B और ये जाएगा V2 से। अब मैंने कैसे बता दिया आंसर A होगा, सुनना बात मेरी ध्यान से। पहली बात तो A लेफ्ट की तरफ जाएगा, है ना, वापस टक्कर मारेगा तो लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, तो आंसर D नहीं होगा। दूसरा, एनर्जी कंजर्व रहती है, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्व रहती है, सुनना ध्यान से। तो लेफ्ट की तरफ वाले जो ये दो ऑप्शन एक्स्ट्रा थे, है ना बेटा, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसको भी कुछ, इसकी कुछ स्पीड होगी, मतलब इसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, उसकी कुछ स्पीड v1 है। तो अगर इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और टोटल एनर्जी थी हाफ mv², और कुछ पार्ट इसमें है, तो अब इसकी जो स्पीड आएगी v2, ये तो v से कम ही आएगी, ये पक्की बात है कि v2 जो स्पीड आएगी वो v से कम आएगी। इसको मैं स्पीड से सोच सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी से, कि एनर्जी का कुछ पार्ट अब c के पास है, इसका मतलब a की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से कम है, इसका मतलब a की स्पीड v से कम है, और v से कम लेफ्ट की तरफ, एक ही आंसर है a। ये तो हुआ लॉजिकली सोच के बताना, मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ कि मुझे बस v1 v2 सॉल्व करना है कि v1 v2 क्या आएगा, बस इनके बीच आप इक्वेशन लिख लीजिए, है ना, ये m मास का है, ये 4m मास का है, पहले और बाद में। तो इनके पहले और इनके बाद की इक्वेशन लिखूं तो एक इक्वेशन होती है मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो mv इज इक्वल टू 4mv1 माइनस mv2, यहां से इक्वेशन बन रही है 4v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। सेकेंड इक्वेशन is E equal to 1 is equal to velocity of separation upon velocity of approach। तो यहाँ से आ गया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, और मुझे v2 चाहिए तो मैं v1 उठा कर यहाँ से यहाँ रख दूंगा, तो 4 इंटू v1 की वैल्यू है v माइनस v2 माइनस v2 इज इक्वल टू v, कितना आ गया ये, -4 -1 -5, तो -5v2 उधर चला गया वो, इज इक्वल टू 3v, सो v2 इज इक्वल टू 3v/5, दैट इज 0.6v। ये रहा आंसर, 0.6v टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।